नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ देश की सबसे बड़ी बहस, बेबाक सवाल, जहां हम पूछते हैं सवाल जो होते हैं देश हित में। और आज हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज लेके आया है इस देश की सबसे बड़ी मुहिम। जिस तरीके से आप सभी लोगों को पता है, जब से चीन और भारत के बीच में विवाद शुरू हुआ है, तब से देश के सभी नागरिकों में एक भारी मात्रा में रोष व्याप्त है। सभी लोग चीन के सामानों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज ने स्वदेशी जागरण मंच के साथ मिलकर स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ की ये मुहिम शुरू की है। आप लोग कैसे इस मुहिम से जुड़कर चाइना के सामानों के बहिष्कार में अपना योगदान दे सकते हैं, देश हित में अपना योगदान दे सकते हैं, और किस तरीके से आप आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आज हमारे साथ स्वदेशी जागरण मंच से हमारे बहुत सारे अतिथि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे जो आज के विषय है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने हेतु स्वदेशी मॉडल जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ किस तरीके से चीन का बॉयकॉट हम लोग करें, किस तरीके से चीनी सामान का बहिष्कार हम लोग करें, और किस तरीके से स्वदेशी को हम लोग बढ़ावा दे, जिससे कि देश भर के अंदर जो है हम लोग हमारे जो उद्योग है वो आत्मनिर्भर हो सके, स्वदेशी उद्योग आत्मनिर्भर हो सके और हम भारत को आत्मनिर्भर बना सके। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये आज की बात नहीं है। इससे पहले भी देश ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी और हम लोगों ने जब ब्रिटिश शासन को खत्म किया, उस समय भी देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और सभी ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया गया। देश में बने सामानों को लोगों को अपनाने की गुहार लगाई गई। लोगों से यह कहा गया कि आप देश के यूनिवर्सिटीज में पढ़े, आप ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में ना पढ़े, आप देश में बने सामानों का इस्तेमाल करें, आप देश के उद्योग को सपोर्ट करें। और बहुत सारे जमींदार भी उस समय इसके सपोर्ट में आए। इस मुहिम में जो मुख्य भूमिका रही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की रही, बालकृष्ण जी की रही, लाला लाजपत राय जी की रही। एक बार फिर देश में इसी तरह की मुहिम की जो है जरूरत है। तो हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज इस मुहिम की शुरुआत कर रहा है स्वदेशी जागरण मंच के साथ मिलकर। स्वदेशी अपनाए, विदेशी भगाए। ज्यादा देरी ना करते हुए मैं अपने साथ सभी मेहमानों को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। दीपक शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास चौधरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बलराम पानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल भारत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुरेंद्र मानव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है, आ रही है। जी जी, मेरा सबसे पहला सवाल दीपक सर से है। दीपक सर, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी दीपक सर। दीपक सर, देश ने पहले भी स्वदेशी आंदोलन किए हैं। जब ब्रिटिश शासन को खदेड़ के फेंकने की बात आई थी, उस समय भी देश में महात्मा गांधी जी के सहयोग से स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी चीजों का समर्थन किया गया, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया गया। एक बार फिर जब चाइना से इस तरह के माहौल बन चुके हैं, चाइना जो हमारे सेनाओं के साथ कर रहा है, तो उसके बाद एक बार देश में यह बात फिर छिड़ गई है। जिस तरीके से स्वदेशी जागरण मंच लगातार जो है काम करता आ रहा है स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए, तो एक बार फिर इसकी जरूरत आ गई है सर। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी मॉडल जो है किस तरीके से काम करेगा सर, और क्या इसकी भूमिका है सर? चीन ने 15-16 जून की रात्रि को जो व्यवहार भारत के साथ किया है जी,
वो हम मानते हैं लक्ष्मण रेखा अब पार हो गई है। जी बिल्कुल। चीन पहले भी छल कपट से व्यापार करता था, ऐसा नहीं था कि हम उसको समझ नहीं रहे थे। जी चाहे वो एंटी डंपिंग ड्यूटी से बचता हुआ वो भारत में माल डंप करता था, चाहे जी वो अंडर इनवाइसिंग करके वो लागत से भी सस्ती कीमत पर हमारे बाजार को खत्म करने के लिए अपना माल यहाँ बेचता था, जी और अनेक प्रकार से वो दूसरे देशों की मार्फत भी अपना माल भारत में भिजवाता था। ये हम जी समझ रहे थे, और इसके लिए हमने जी 2017 में एक अभियान भी लिया था। उस अभियान जी के अंतर्गत हमने देश भर में जन जागरण किया था। 1,10,00,000 लोगों के हस्ताक्षर कराए थे, डिजिटल नहीं, 1 जी to 1 मिलकर, पार्कों में, मेट्रो में, बस स्टेशन पर। जी और 29 अक्टूबर 2017 को हमने रामलीला मैदान में रैली की थी, जिसमें 1.5 लाख लोग देश भर से आए थे। जी उसका एक प्रभाव पड़ा, जनता में भी चीन के सामान के प्रति एक गंभीरता को लेके उसका स्तर जी बढ़ा, और सरकारी अफसर भी चीजों को समझने लगे। चीन जिस तरीके से आता जा रहा है, इसे रोकना पड़ेगा। जी तो हमारी रैली के बाद भारत सरकार ने 100 चीनी वस्तुओं पर, आइटम्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। जी तो उसके छल कपट को हम समझ रहे थे। 15 जून की रात्रि को जो उसने किया, जब मैं कहता हूं लक्ष्मण रेखा अब पार हो गई है, अब जी पूरे भारत में, चाहे वो जनता हो, भारत की प्रज्ञा हो, भारत की अफसरशाही हो, और राजनीतिक नेतृत्व हो, सामाजिक संगठन हो, सब एक मन हो गए हैं कि चीन को रोकना होगा। अगर अभी चीन को नहीं रोका गया तो न जी सिर्फ भारत के लिए बल्कि विश्व मानवता के लिए चीन एक भस्मासुर बन जाएगा। जी बिल्कुल। और उसके बाद हमने अभियान पहले से लिया। ये घटना तो 15 जून को हुई थी। हमने जी चीन को समझते हुए 20 मई से ये अभियान शुरू कर दिया था, स्वदेशी स्वावलंबन अभियान। जी अब भारत सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं, जैसे जेम के पोर्टल पर किस देश में माल वो बना है, उस देश का नाम का जी उल्लेख करना होगा। जी हमारे ब्यूरोक्रेसी में भी अब कस्टम पे सारे अधिकारी सतर्क हो गए हैं, और आप जानते हैं जब अधिकारी सतर्क हो जाते हैं तो वो कोई ना कोई नियमों के भीतर ही अनेक प्रावधान होते हैं। तो बंदरगाहों पे चीन का माल अटका पड़ा हुआ है, जी और अनेक प्रकार से चाइनीज ऐप को बैन करने की बात चल रही है। हाईवे के ठेकों से चीनी कंपनियों को बाहर करने की बात चल रही है, BSNL के कॉन्ट्रैक्ट से, वगैरह वगैरह। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हमें चीन का मॉडल सूट नहीं करता। चीन का मॉडल चीन को भी सूट नहीं करता, वो शोषणकारी है। तो चीन में शासक वर्ग जो है वो भले ही लाभ में हो, लेकिन चीन की आम जनता भी त्रस्त है। जी हमें अमेरिका का मॉडल भी सूट नहीं करता, हमें भारतीय मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि चीन एक अलोकतांत्रिक देश है, हम लोकतांत्रिक देश हैं। तो उसके मॉडल में हम अपने आप को फिट नहीं बैठा सकते। वो किसानों की जमीनें छीन लेता है, वो मजदूरों से बेतहाशा उनके अधिकारों का हनन करके काम लेता है। तो हम लोकतांत्रिक देश, हम ऐसा नहीं कर सकते। अमेरिका का मॉडल देखें तो हमारे यहाँ सांस्कृतिक मूल्यों की एक विरासत है, बड़ी समृद्ध परंपरा है। अगर हम अमेरिका के मॉडल पे चलेंगे तो फिर हमें वो परंपरा छोड़नी पड़ेगी, हमें अपने परिवार छोड़ने पड़ेंगे। फिर माँ के हाथ के भोजन की जगह आपको प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड एक हफ्ते का घर में लाके रखना पड़ेगा। हमें अपनी तरफ लौटना पड़ेगा। और हमारा मानना है कि टेक्नोलॉजी और कैपिटल, ये हमारी जरूरत है, ये हमारी ताकत नहीं है। अमेरिका चीन की ये ताकत है, पूंजी और तकनीक, लेकिन हमारी ये जरूरत है। तो हमें अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी, और जब आदमी अपनी ताकत पहचान के अपने पाले में आके जब जो दांव करता है अपने, जिसमें वो उसमें स्ट्रांग होता है, तो वो जीतता है। हमारी ताकत है हमारे गांव, हमारी ताकत है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। ये जो भूमि है,
पूरे विश्व में ये भूमि को ऐसे नहीं कहा गया सुजलाम सुफलाम, इसके पीछे तर्क हैं, इसके पीछे आंकड़े हैं, इसके पीछे विज्ञान है। हिमालय जिसका किरीट है, सागर जिसके पैर पखारता है, ये हिस्सा भारत जो है ये विश्व का केवल 2% है जी भूमि, और इसमें 1% भूमि वो सिंचाई के योग्य है, कृषि के योग्य है जी। आप देखिएगा पूरे विश्व में अगर 100 रुपया जमीन है तो भारत के पास 1 रुपया जमीन है। उस 1 रुपया जमीन में जो कृषि योग्य है उसमें भी 3 हिस्से हैं। 33 पैसा है जहां कोई साधन ही नहीं है सिंचाई का, लेकिन भूमि कृषि योग्य है। तो वहां हम जोहड़ तालाब वो कैचमेंट में आता है, जो कभी ना कभी जहां बारिश होती है, कभी ना कभी, तो उस वक्त हम जल संग्रह करके, लाखों तालाब पहले हमारे यहाँ होते थे। दूसरी भूमि है जहां वर्षा होती है, और तीसरी हिस्से की भूमि है जहां एश्योर्ड इरिगेशन है, नहर है या ट्यूबवेल से इरिगेशन है वगैरह। तो 100 रुपया जमीन में से 1 रुपया जमीन कृषि योग्य है, उसमें भी 33 पैसा फुल्ली इरिगेटेड, रेन फेड और अनइरिगेटेड है। लेकिन हमारे पास विश्व का 18% मनुष्य है और विश्व के 20% मवेशी हैं। लाइफ स्टॉक सेंसस 2011 के अनुसार देश में 52 करोड़ मवेशी हैं, उसमें से 19 करोड़ 10 लाख गाय हैं, 10 करोड़ 80 लाख भैंस हैं, बाकी और जी। और ये धरती इतनी उपजाऊ है कि विश्व के सर्वाधिक एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स 127 भारत में हैं जी। बायोडाइवर्सिटी भारत में है, हजारों प्रकार के बीज हैं और एक एक बीज की हजारों नस्लें हैं। बैंगन है तो 3000 प्रकार का, उत्तराखंड में चावल राजमा है तो 100 प्रकार की, तिल भी उगता है, ताड़ भी उगता है। तो हमारा ये मानना है कि भारत के मवेशी जिसको कृषि से हटा दिया गया, भारत के मवेशी का गोबर जिसको कृषि खाद से हटा दिया गया, भारत के मवेशी को, भारत की भूमि को और भारत के मानव संसाधन को, गांवों को ठीक से हम नियोजन कर लेंगे तो हम दुनिया के 400 करोड़ लोगों के लिए, दुनिया की लगभग 750 करोड़ आबादी है, हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस दे सकते हैं। और जो हमारा स्ट्रेंथ एरिया है, मैं इसमें 2 चीजें आपके ध्यान में डालना चाहूंगा। हमने मवेशी को हटाकर कृषि से या तो उसे दूध का जरिया मान लिया या मीट का जरिया मान लिया। अगर हम मवेशी को कृषि में लगाते हैं तो दूध उसका उप उत्पाद है। पिछले वर्ष हमने 5300 करोड़ किलोग्राम, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर का आंकड़ा उठा के देख लीजिए जी, 5300 करोड़ किलोग्राम रासायनिक कीटनाशक और खाद जी भारत के खेतों में डाली है। हर आदमी के हिस्से देखें तो 4 किलो हर महीने हर आदमी ने ये जहर खाया, और उसके कारण क्या हुआ, 25% एडल्ट पॉपुलेशन वो बीपी की मरीज हो गई है। ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आंकड़ा है, भारत सरकार की संस्था है। हम वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल बन गए हैं और किडनी कैंसर ये घर घर का रोग हो गए हैं। दूसरी तरफ पिछले वर्ष के ही बजट में सरकार ने ये रासायनिक जहर जो उत्पादन करती हैं कंपनियां जी, यूरिया, उसको 80,000 करोड़ रुपए सब्सिडी दी। 25 से 30,000 करोड़ का हमने विदेशों से आयात भी किया जी। तो कहने का मतलब, अगर हम ठीक से अपने मवेशी को, मानव संसाधन को, कृषि भूमि को, जल का ठीक से नियोजन कर लें तो एक और हमारा ये 80,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी तो डायरेक्ट बचेगी जी। दूसरी ओर ऑर्गेनिक हमें उत्पाद मिलेंगे और पूरे विश्व को हम देकर गांवों को समृद्ध कर सकते हैं। उसी का अभियान हमने ये लिया है। उसमें हम उसमें लगभग 10 लाख वॉलंटियर्स जुड़ गए हैं। हर जिले में 8 से 10 लोगों की हम टीम बनाएंगे और वो डिफरेंट एरिया के एक्सपर्ट होंगे। कृषि उपज को ऑर्गेनिक कैसे करना है,
उसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स वो वहीं लगे जिले में, जैव उत्पादों का प्रसंस्करण, टमाटर है तो चटनी बने, गन्ना है तो उसका रस कैसे वहीं पैक हो, वगैरह वगैरह। और उस जिले में जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, कृषि के अलावा अन्य संसाधन भी होते हैं, खनिज वगैरह, तो जिला का कृषि और जिले के प्राकृतिक संसाधनों का उद्योग वहीं लगे। इसके लिए इस अभियान के अंतर्गत हर जिले में 8 से 10 युवकों की हम टोली बना रहे हैं। कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक्सपर्ट होगा, कोई उसकी प्रोसेसिंग यूनिट्स का होगा, कोई उसकी पैकेजिंग का होगा, कोई उसको फाइनेंस, भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं जो लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देती हैं, किसानों को जानकारी नहीं है तो उनकी जानकारी, और इंडियन इन्वेस्टर्स को भी उसमें आकर्षित करना कि पैसा लगाइए, क्योंकि अब कहीं धंधा नहीं है। अब व्यापार अगर होगा तो वो ग्रामीण भारत में होगा, और फिर उसको ई कॉमर्स के द्वारा वर्ल्ड वाइड बेचना। ऐसे एक योजना के साथ हमने अभियान लिया है और गांव को खड़ा करेंगे। गांव खड़ा होगा, और गांव अगर खड़ा हो गया तो भारत खड़ा हो जाएगा, और भारत अगर खड़ा हो गया तो वो विश्व को भी रास्ता दिखा देगा। आज पूरी विश्व मानवता संकट में है। आप देखिए ना, हमसे 8 गुना बड़ी इकोनॉमी अमेरिका, हमसे 4 गुना आबादी कम। अगर विकास का यही मॉडल है कि हमसे 8 गुना अर्थव्यवस्था बड़ी, आबादी 4 गुना कम, फिर भी कोरोना में हमने देखा भूखे लोगों की लाइन लगी थी फूड कूपन्स के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो इस मॉडल से जब वो नहीं प्राप्त कर पाए तो उनकी नकल करके हम क्या पाएंगे? अपना बचा खुचा और खो देंगे। इसलिए हमें वापस गांव की तरफ लौटना पड़ेगा। इसी अभियान को हमने लिया। बिल्कुल सही बात कही यहाँ आपने दीपक साहब कि हमारी आत्मनिर्भरता हमारे गांव में बसी है। अभी जैसे आपने उर्वरक की बात करी, हम लोग अपने तरीके से उर्वरक बना सकते थे, लेकिन उसकी जगह पे आज हम रसायन उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी सेहत पे भी बहुत ज्यादा असर डालता है। आजकल की युवाओं की सेहत पे बहुत असर डालता है। सर, यहाँ एक छोटा सा सवाल मेरा है कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि हमें गांव की तरफ लौटना होगा, और स्वदेशी जागरण मंच लगातार इसके लिए काम भी कर रहा है। हम देख रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहा है, और आज से नहीं, आजादी से पहले से ये स्वदेशी आंदोलन चला आ रहा है हमारे देश में। लेकिन आज भी हमारे देश में कृषि करने के लिए जो यंत्रों का इस्तेमाल हो रहा है, उन मशीनें जो इस्तेमाल हो रही है, वो भी चाइना से आ रही है मशीनें। सर, तो किस तरीके से करेंगे सर? क्या स्वदेशी जागरण मंच का मॉडल है किसानों के लिए, कृषियों के लिए? जी, आपने बड़ा अच्छा पूछा कि सैद्धांतिक के अलावा व्यवहारिक स्तर पे हम क्या करेंगे। जी, हम अगर देखें तो हमारा ये मानना है कि कृषि में जी, यंत्रों की भूमिका को घटाना होगा जी, और कृषि में रसायन की भूमिका को घटाना होगा, जिससे किसान की लागत घटेगी। हमारा लक्ष्य है, और आंध्र प्रदेश में लाखों किसान ये कर भी रहे हैं, 6 लाख किसान कर रहे हैं ये जीरो बजट फार्मिंग। जी, वर्तमान जो कृषि है यंत्र आधारित और रसायन आधारित, इससे किसान की लागत बढ़ जाती है। यंत्र की भूमिका अगर हम देखें, ट्रैक्टर को अगर हम देखें कृषि यंत्र के रूप में, या रासायनिक खाद यूरिया को, तो ये पिछले 150 वर्ष में आई है, उससे पहले नहीं होती थी। बिल्कुल। और इतनी तेजी से आई हैं, आपको हैरानी होगी कि हरित क्रांति के नाम पे हमने कुछ भगवान गढ़े। जी, कृषि में जटिलता, कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं की जटिलता में जाए बिना और एक एक धागे को सुलझाने की बजाय उन भगवानों ने कृषि का जहरीलीकरण कर दिया, कृषि का मशीनीकरण कर दिया। जी, 1965-66 में अगर हम देखें तो 5 से 6 किलो यूरिया 1 हेक्टेयर में डलता था जी, और हरित क्रांति के नाम पर आज 135 किलो प्रति एकड़, हेक्टेयर नहीं, तब 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर था, अब 135 किलो एवरेज प्रति एकड़ डलता है।
और कुछ जिलों में 400 किलो तक डलता है। जी उसके कारण से हमारी मिट्टी बंजर हो रही है। COP14 हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नोएडा में सितंबर 2019 में, प्रधानमंत्री जी गए थे। जी उसमें बताया कि हमारी 900 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि बंजरीकरण की तरफ चली गई है और सरकार ने लक्ष्य लिया है कि 2030 तक 260 लाख हेक्टेयर जो हमारी भूमि बंजर हो गई है उसको रिवाइव करेंगे। तो उसके बजट को भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे रिवाइव करने, क्योंकि भूमि तो रिवाइव होगी तो गोबर की खाद से होगी और कोई तरीका नहीं है भूमि को रिवाइव करने का। जो चीन से कृषि यंत्र है, जब हम यंत्रों की भूमिका घटा देंगे तो स्वाभाविक है चाइना के यंत्रों की वो भी कम होगी। उसके अलावा हम 3 सेक्टर्स में बांट रहे हैं चीन को लड़ने के लिए। पहले चरण में जो जीरो टेक्नोलॉजी गुड्स हैं, जी, अब मान लीजिए गणेश जी की मूर्ति है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, या शेव करने का ट्रिमर है जी, अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ऐसी लगभग 450 आइटम्स जो एक संगठन है उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनके साथ हम चल रहे हैं कि दिसंबर 21 तक जो चार वर्टिकल्स आइडेंटिफाई किया। पहले चरण में जो जीरो टेक्नोलॉजी गुड्स हैं और वो 450 आइटम है, उसके लगभग 3000 प्रोडक्ट्स होते हैं। तो दिसंबर 21 तक हम वो कंप्लीटली भारत में ही बनने लग जाए और क्वालिटी और रेट में कॉम्पिटिटिव बनने लग जाए। उसके लिए पिछले 3-4 दिन से हमारी अनेक उद्योग संगठनों से बात हुई है। कल मोबाइल संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज महेंद्र जी भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि 15,000 की कीमत तक जो मोबाइल है उसमें हम सामर्थ्य रखते हैं कि आत्मनिर्भर हो जाएंगे। उसके ऊपर की रेंज में थोड़ा समय लगेगा। फिर दूसरे चरण में ऐसे फेज्ड वे में हम चीन से जो चीन पे परावलंबी हो गए हैं वो हम निपट लेंगे। जी बिल्कुल सही बात आपने दीपक जी कही कि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जरूरत है हमें कुछ कोशिशों की, जरूरत है दोबारा से इस पूरे देश को स्वदेशी को अपनाने की, जरूरत है देश में फिर से स्वदेशी आंदोलन की। और जैसे ही ये होता है वैसे ही भारत फिर से आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं विकास चौधरी जी की तरफ बढ़ना चाहूंगा। विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी विकास जी, ये चीन पर जो अभी हमारी निर्भरता है, ये निर्भरता कैसे खत्म कर पाएंगे? कैसे धीरे धीरे इस निर्भरता को हम खत्म कर पाएंगे, या क्या एक झटके में इस निर्भरता को हम खत्म कर पाएंगे? जी मेरी आवाज आ रही है विकास जी आपको? जी आपने भारत के आत्मनिर्भरता की बात करी। आज जो वर्तमान भारत है वो 60% चीन की वस्तुओं पर डिपेंड है, पर कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार की भी विफलता है। आज से पहले 2014 से पहले जो भी सरकारें भारत में रही, उन्होंने कभी इस ट्रेड व्यापार की ओर ध्यान नहीं दिया। और लोग हमारे यहाँ पर, जैसा प्रदीप जी ने बताया है कि भारत गांव में बसता है जी, और 60% से ज्यादा पॉपुलेशन, उससे ही ऊपर आज गांव में रहती है। के बाद जब अपनी जीवन शैली प्रारंभ करते हैं तो कम खर्चे में अपने आप को, वो अपने परिवार को पालन पोषण करने की ओर बढ़ते हैं। उसी कम खर्चे को देखते हुए बाजार के अंदर कम लागत में, कम मूल्यों में उपलब्ध होने वाली वस्तुओं को हमारे लोगों ने खरीदा। वो चाहे चाइना की थी, चाहे वो अमेरिका की थी, चाहे वो जापान की भी थी, परंतु
पता नहीं कब कैसे कैसे धीरे धीरे चाइना हमारे बाजारों को खत्म करता चला गया। जो हमारे व्यापारी मैन्युफैक्चरिंग करा करते थे वो ट्रेड की ओर चले गए, और जो हमारे यहाँ पर कुम्हार मट्टी के दिए बनाता था, मट्टी की लक्ष्मी जी गणेश जी बनाया करता था दिवाली के लिए, आज उसी की दुकान से आगे बढ़ते हुए हमारे ग्राहक जगमगाती हुई चाइनीज लड़ियों को, गणेश जी की मूर्तियों को लेने के लिए उस कुम्हार की दुकान को छोड़कर आगे बढ़ गए। क्योंकि सरकार ने कभी इस ओर ध्यान दिया ही नहीं। आज से पहले की सरकार केवल मैं और मेरे परिवार, मेरे क्षेत्र, इनकी चिंतन करती थी, परंतु 1991 में भारत के अंदर जब दंतोपंत ठेंगड़ी जी ने चिंतन करा कि देश हमारा गुलामी की जंजीरों से 1947 में आजाद हो गया था, परंतु 1991 आते आते हम आर्थिक गुलामी की ओर आगे बढ़ते चले गए, और व्यापार के नाम पर विभिन्न देश हमारे यहाँ बाजारों में आने लगे, व्यापार करने लगे, और हमारे यहाँ से मुनाफा कमाकर अपने यहाँ लेकर जाने लगे। भारत भाईचारे का देश है, संस्कृतों का देश है, यहाँ सबको काम करने की स्वतंत्रता है, परंतु चीन उस अपनी मंशा, उसने देखा कि भाई अमेरिका भी व्यापार के नाम पर विश्व का शक्तिशाली देश बना हुआ है, तो क्यों ना मैं भी ट्रेड के आधार पर अपने आप को मजबूत बनाऊं, विश्व के अन्य देशों पर अपना कब्जा करूं। और हमारे लोग सस्ते के नाम पर चीन की वस्तुओं को खरीदते चले गए। हमारे काम धंधे, लघु उद्योग, व्यापारियों का काम धीरे धीरे ठप होते चले गए। सरकारों की मंशा नहीं रही कि उन व्यापारियों की परेशानियों को उनको आगे बढ़ाकर ठीक करने की, और चीन ने उस सब चीज का फायदा उठाया। परंतु तिरंगा भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 की बाद की जो सरकार इस भारत में इसी देश के युवाओं ने, इस देश के मतदाताओं ने बनाई, उसने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी, और उन्होंने कहा कि भाई व्यापार तो करोगे, परंतु भाई बनकर व्यापार करना पड़ेगा, बाप बनकर व्यापार नहीं करने देंगे। 2 साल पहले डोकलाम का विषय, जैसा हमारा प्रदीप जी ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच अभियान लेता आया है, शुरू से चाइना की बात करता आया है, तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाते कहूंगा कि स्वदेशी पहले से ही जानता था कि अन्य कोई देश छोड़कर चीन हमारे लिए आगे आने वाले समय में ठीक देश, सच्चा देश, भाई के नाते वाला देश नहीं रहेगा, और वो उसका परिणाम, चाहे वो लद्दाख का घटना हो, चाहे वो डोकलाम की घटना हो, उसने हम लोगों के बीच में की है। परंतु मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश के लोग बड़े ही सहनशील हैं। हमारे देश के लोग जितना प्यार करते हैं उतना ही डांट अपनी चीज को आगे लेने में भी सक्षम है। तो इस निश्चय के साथ हमारे लोग, हमारी सरकार जागरूक है। आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस लॉकडाउन के समय में 3 बार अपने समाज में, अपनी जनता के बीच में कही है, और हमारे लोग जागरूक हैं। धीरे धीरे आप जो पीपी किट 22 मार्च से पहले हमारे यहाँ एक भी नहीं बनती थी, आज 20 लाख 2 लाख पीपी किट डेली हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है। K95 की बात करें, ऑक्सीमीटर की बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर की, या हेल्थ सेक्टर में जुड़ने वाले कोई भी इक्विपमेंट हो, आज भारत उनको बनाने में सक्षम है, प्रबल है, और उस और आत्मनिर्भर स्वावलंबन भारत बनाने के लिए ये स्वदेशी जागरण मंच और साथ में भारत सरकार की जो पॉजिटिव थिंकिंग है, अच्छी सोच है, वो बढ़ रही है, और भारत आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की सोने की चिड़िया पूरे देश के अंदर कहलाएगी। और मैं निश्चित रूप से विश्वास के साथ आपको बताना चाहूंगा कि स्वदेशी के अभियान को भारत के लोगों ने बड़े ही मजबूती से ग्रहण किया है। और आज कोरोना काल में जो आज मनुष्य घर के अंदर बंद है, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने स्वदेशी के अभियान को समर्थन करा है।
और निश्चित रूप से स्वदेशी जागरण मंच अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए, समाज को जागरूक करते हुए इस देश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन भारत बनाने में हमेशा अग्रसर रहेगा, हमेशा आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। विकास जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर बलराम पानी जी जुड़ चुके हैं, क्योंकि बात है स्वदेशी अपनाने की, बात है विदेशी को भगाने की, बात है भारत को आत्मनिर्भर करने की। तो सभी लोगों का एकजुट होना बहुत जरूरी है और इसके अंदर शिक्षा बहुत अहम अपना पक्ष रखती है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर बलराम पानी सर। नमस्कार जी सर, आपसे मेरा सवाल है कि वर्तमान परिस्थितियों में चीन के विरुद्ध हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके अंदर आगे भी जो हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं उसमें शिक्षा का क्या अहम रोल है। भारत सरकार ने 59 चीनी एप्लीकेशनों को बैन कर दिया। अब भारत खुद इन एप्लीकेशनों को बनाएगा, तकनीक के मामले में खुद स्ट्रांग होगा, खुद और मजबूत बनेगा। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें शिक्षा और विश्वविद्यालय का क्या इसमें अहम रोल है? अभी इस सिचुएशन में आपने शायद आज ही न्यूज पेपर में आप देखे होंगे जी, जब ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का सरकारी मुखपत्र है उसमें जी। लिखा हुआ था कि इनका पास सिर्फ राष्ट्रवाद के छोड़ा और कुछ नहीं है। जी तो ये एक ऐप भी बना नहीं सकते और वो जी। चैलेंज किया और उसी चैलेंज को इमीडिएटली हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र ने इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट किया, कहा कि इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और हमने आप करके दिखाएंगे। तो यही जो भावना है, ये भावना सबसे बड़ी बात है। और एजुकेशन में आप देखिए, वो जूम पहले शुरुआत में आया था एजुकेशन में, मतलब चारों तरफ आपने जूम में कोई मीटिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन आज की डेट में और वो जूम या कोई चाइनीज ऐप अब मार्केट में नहीं है। अभी हमने गूगल मीट में करते हैं और कुछ ऐप बनाते हैं और इसी ऐप की तरह हम ऑलरेडी मूवमेंट कर चुके हैं। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि एजुकेशन लाइन में हमने काफी आगे बढ़ चुके हैं। और वो चाइनीज वाले वो कहते हैं ठीक है, एक जमाना था, आप जानते हैं, एक सुपर कंप्यूटर भी इंडिया को मना किया गया था कि सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, अमेरिका ने कहा, लेकिन इंडिया उसको 3 साल बना के वो कर दिया। तो यही है, ये स्वदेशी का जो भावना है, स्वदेशी ये किसी का नहीं है, स्वदेशी भी जो कर रहा है वो भी साइंटिफिक और लॉजिक वे में जा रहा है और वो अनसाइंटिफिक कुछ नहीं है। आपने कोई भी, आप देखिए अभी जो कोरोना का, अभी सब कहते हैं कि वैक्सीन नहीं निकला, ये नहीं निकला, वो नहीं निकला, लेकिन अभी कोरोना वैक्सीन को छोड़ के हमने जो अभी काढ़ा ले रहे हैं, हम जो देसी ले रहे हैं, जो स्वदेशी जो कहता है हमेशा आपने देसी को अपना, वो देसी में ये हमने, मैं कह रहा हूँ, हमने तो खुद घूमे हैं और देखे हैं, ये एक्सपेरिमेंटली मैं कह रहा हूँ, जिसको भी कोरोना हुआ है, जो लोग ये काढ़ा नियमित रूप से लिया है, वो काढ़ा मतलब वो इतना ज्यादा बैडली इंजूर नहीं हुए और बहुत जल्दी उसका रिकवरी हुआ है। तो वो सबसे बड़ी बात है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन अवेयरनेस देता है कि लोगों का बीच में, समाज की अंदर घर घर जाके उस एजुकेशन ये प्रेरणा देती है कि नहीं, अपना स्वदेशी को अपनाओ। और ये जो रिवॉल्यूशन ही पहले सबसे जरूरत है और ये रिवॉल्यूशन स्वदेशी जागरण मंच वो लेके आ रहा है कि भाई अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन को आप गर्व करना चाहिए, अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर पर आपने गर्व करो और उसको अपनाओ। और आप देखो, ये सबसे बड़ा साइंटिफिक है और वो साइंटिफिक आप खुद देख रहे हो, मतलब कभी मैं किसी भी एक भी क्षेत्र दे दो, कोई भी क्षेत्र आपने उठा के ले लो, अगर उसमें स्वदेशी जो हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, इतना रिच कल्चर है, वहीं से सारी अभी सारी जो है रिसर्च हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसी का बेस और आधार पर। आप संस्कृत को भी आप देखिए, संस्कृत को भी हमने भाषा के हिसाब से स्वदेशी हम मानते हैं, हमारे देश का ये परंपरा है और वो देश संस्कृत अभी हर जगह में प्रचलित हो रहा है। क्यों? वो कंप्यूटर का सबसे बेस्ट है और वही एप्लीकेशन को हम लेकर अगर आप बनाते हैं तो बहुत जगह पर हम सक्सेसफुल होंगे। तो जैसे कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया था और व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, इस तरह से अभी स्वदेशी रिवॉल्यूशन हो रहा है और ये स्वदेशी रिवॉल्यूशन हम जरूर, हम जब जिसी दिन और सारी देश वासी ने एक बार
संकल्प ले लेना कि हम मतलब इसका जो काम है, संकल्प ले लेना जो काम है, ये एजुकेशन का काम है। अब अभी यूनिवर्सिटी, ये स्कूल, कॉलेज, ये सारी लगे हुए हैं जी और ये स्वदेशी जागरण मंच जो बातें को आगे बढ़ा रहा है उसी को हमने घर घर तक प्राप्त करेंगे। और जब स्वदेशी को हमने एक बार अपनाएंगे, चाइना तो क्या मतलब कि देश पूरा विश्व में कोई भी हमारा साथ टक्कर नहीं दे पाएंगे। और अभी भी हमारे पास इतना, वो जो आत्मनिर्भर कह रहे हैं ना, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं आत्मनिर्भर, जी आत्मनिर्भर का साथ हमारा सारी देशवासियों को आत्मविश्वास भी है और यही जो आत्मविश्वास है हमको आत्मनिर्भरता बनाएगा। अब अभी देखिए कृषि क्षेत्र में, अभी दीपक जी ने बता जी। रहे थे, कृषि क्षेत्र में जो हमने फर्टिलाइजर का, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह गया है, जी। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या अभी है? ये कहीं पर हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमने कब से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमने किया है? जी हमने नीम को और ये नीम, हल्दी, ये सारी पेड़ को हमने कब से अपनाया, लेकिन इसका वैल्यू आज मान रहे हैं आप। जी बिल्कुल। आज जो अभी जो योगा जो आप आज कह रहे हैं, योगा ये हमारा स्वदेशी है भाई, हम ही बनाया, हमारा गुरु पतंजलि ने बनाया और वो जी। आज की डेट में सारा विश्व में ये प्रचलित हो रहा है। और ये क्या जी है? बिल्कुल। तो वही अपने को आपने नहीं समझा, मतलब कि यही है एजुकेशन की जो कमी है। जो एजुकेशन हमने घर घर तक अगर पहुंचाएंगे, हमारा स्वदेशी की जो बातें हैं और वो घर घर तक पहुंचाएंगे और अवेयरनेस देंगे, और एक ना एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर हमने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और अभी भी आप देखिए, इसी बार सारा विश्व में हमारे यूनिवर्सिटी में कभी कोई प्रकार एग्जाम जो है ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है, बहुत अच्छा तरीके से हो रहा है। ये कोई भी चाइनीज ऐप नहीं है, आपको मैंने गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और वो पूरा यूजीसी का गाइडलाइन है कि कोई भी स्कूल, कॉलेज, आपने कोई भी ऐप्स, चाइनीज ऐप्स नहीं लगाएंगे। और ये कहाँ से हो रहा है? ये हम कर सकते हैं भैया। आपने खाली बात ये है कि हमारा जो माइंड सेट है कि नहीं, हमने नहीं कर पाएंगे, सस्ता का माल, आप तो जानते हैं चाइनीज, सब कहते हैं ये चाइनीज माल। चाइनीज माल मतलब क्या है? डुप्लीकेट एंड वो क्वालिटी वाइज सबसे डाउन, सबसे लेस क्वालिटी। तो हमने उसी की तरफ क्यों जाए? हमारा ऊपर हम निर्भर है, हमें वी आर द बेस्ट, हमारा क्वालिटी भी बेस्ट है, तो वो बिल्कुल उसी का ऊपर जानते हैं। तो हम इसीलिए हम कभी भी हमने अपनाया नहीं। और स्वदेशी जागरण मंच बार बार वो उसे कोशिश कर रहा है। और अभी ये राइट टाइम है, राइट टाइम में हमने राइट स्ट्राइक करेंगे। और सारी की सारी जैसे ग्लोबल टाइम्स चैलेंज दिया है, इसीलिए मैं कहता हूँ हमारा सारी देशवासी को उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। हमने भारतवासी हमेशा किसी ने भी किसी तरीके से अगर कोई चैलेंज करता है, उसी चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं। और ये मौका है कि हम दिखा दे विश्व को कि हम भी हर एक क्षेत्र में हम विश्व गुरु बन सकते हैं। अब थे, अभी है और होंगे भी। और इसका जो है संकल्प, ये संकल्प अपने को लेना है। और एक बार आपने माइंडसेट तैयार करें कि हम स्वदेश को छोड़कर और कुछ तक नहीं जाएंगे। हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है ही, टेक्नोलॉजी में हम कुछ कम नहीं है, टेक्नोलॉजी में भी हम डेवलप किए हैं। आपने बहुत सारी अभी किए हैं और गवर्नमेंट का बहुत सारी प्रोजेक्ट आया जो एमएसएमई है। एमएसएमई में बहुत सारी आपने, आप जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में मानते हैं एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी पूरा 100% स्वदेशी है। और वो जो आपने अगर देखेंगे तो इतना ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है, आपने किसी भी काम को इतना सहज रूप से, एकदम इतना सस्ता रूप में कर देंगे। और सस्ता भी है और टिकाऊ भी है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। लेकिन इसको हमने सिस्टमाइज नहीं किया और वो डॉक्यूमेंटेड नहीं किया। हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले था उसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। अभी हमने उसको सीख गया, जो गलती हो गई। लेकिन अभी हमने जो साइंस और विज्ञान और कला क्षेत्र में जितना भी हम आगे जा रहे हैं, अभी इसका सारी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। और इसी डॉक्यूमेंटेशन जब होगा, आप देखेंगे कि एक ना एक दिन फिर भारत, अपना विश्व गुरु का स्थान फिर पुनर्स्थान ग्रहण करेगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। और वही आत्मनिर्भर जो है, ये हमारा आत्मविश्वास का ऊपर डिपेंड करता है। हमारा आत्मविश्वास है कि हमने एक ना एक दिन आत्मनिर्भर होके सारा विश्व को दिखा देगा, हर एक क्षेत्र में। बिल्कुल सही बात कही आपने बलराम पानी जी।
जिस तरीके से आपने बताया कि हमारे अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, मैं यही सभी दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने अंदर वो आत्मविश्वास लेके आए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाएं। एक बार फिर देश को जरूरत है स्वदेशी आंदोलन की। पूरा देश, भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे सैनिक हमारे लिए सरहद पर जाकर लड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री फ्रंट लाइन में आकर सैनिकों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहां चीन के राष्ट्रपति बीजिंग में छुपकर बैठे हुए हैं, जहां इनकी सेना का उनकी जनता भी साथ नहीं दे रही है, वहां पे हमारे देश में हमारे देश की पूरी जनता, हमारी सेना और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। हमारे साथ राहुल भारत जी जुड़ चुके हैं। राहुल भारत जी से मैं बात करना चाहूंगा। राहुल भारत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल भारत जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी राहुल भारत जी, आपसे मेरा सवाल है कि एक तरफ हमारी सेना जिस तरीके से टक्कर ले रही है, चीन को पीछे हटने पर हमारी सेना ने मजबूर कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री खुद फ्रंट लाइन पर खड़े होकर हमारे सैनिकों का उत्साहवर्धन करते हैं। दूसरी तरफ जहां चाइना के राष्ट्रपति बीजिंग में एक जगह बस छुपकर बैठे हुए हैं, वहां संकट की घड़ी में हमारे प्रधानमंत्री फ्रंट लाइन में हमारे सेना के साथ, हमारे देशवासियों के साथ खड़े हैं। लेकिन फिर भी देश में कुछ लोग ऐसे भी है जो सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए राहुल भारत जी? मैं सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा भारत के प्रधानमंत्री जी को, जो ऐसी विकट स्थिति के अंदर भारत की जो सीमाएं हैं उनका दौरा कर रहे हैं और अपने जो हमारे सेना के जवान हैं उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। और जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो छुपे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर डर है। और जिस तरह से भारत की जो ताकत है, जो शक्ति है, विश्व पटल पर जो छा रही है, उससे कहीं ना कहीं चीन के अंदर एक भयंकर भय व्याप्त है। और हम बात करते हैं, जो आप कह रहे थे अभी, कि भारत के अंदर जो कुछ लोग ऐसे हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं, भारत की जो सेना के सबूत मांगते हैं या हमारी सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो मैं तीर्थंकर जी इस बात पे कहना चाहूंगा कि ये चीज कोई नई नहीं है। भारत का ये इतिहास रहा है, हमेशा कुछ ऐसे गद्दार रहे हैं, चाहे वो मुगल काल में हो, चाहे वो अंग्रेजों वाले काल में हो, चाहे वो वर्तमान काल के अंदर हो। उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है देश के अंदर, वो कांग्रेस की है। जी, कांग्रेस ना 1962 के समय देश के साथ खड़ी थी, ना देश के जवानों के साथ खड़ी थी, ना आज वो देश के जवानों के साथ है, ना आज वो देश के साथ है। वो आज भी जो राजीव गांधी जी है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको फंड मिल रहा है, उनके एनजीओ फंड मिला है। तो वो फंड चीन जो सरकार दे रही है, वो उस फंड का जो उपयोग है वो भारत के पक्ष में तो नहीं हो सकता, भारत के खिलाफ जरूर हो सकता है। चीन से जो समर्थन, जो प्यार और जो प्रेम वो चीन को दे रहे हैं, राहुल गांधी जी चीन के राजदूत से मिलके आते हैं, तो भारत का समर्थन तो कहीं किसी भी रूप में नहीं कर रहे, लेकिन भारत की जनता इस चीज को समझ रही है। और कांग्रेस आम चुनाव, राहुल भारत जी, कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है अभी कि चीन ने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और सरकार जो है उसके सबूत नहीं दे रही है, सरकार उसे छुपा रही है। तो सबसे बड़ी चीज तो इसमें ये बात है साहब, मैं कांग्रेस से ही सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कांग्रेस को पता है कि चीन ने भारत के क्षेत्र में कब्जा कर लिया, तो भारत सरकार से क्यों सबूत मांगते हो सर? आप सबूत दे दीजिए। आप तो सबूत मांगने में भी एक्सपर्ट हो, तो सबूत दे दीजिए ना सर आप। लेकिन सबूत नहीं देंगे। उनका काम है सरकार के काम पर सवाल खड़ा करना, सेना का मनोबल डाउन करना, और इस मुश्किल घड़ी में सरकार को कमजोर करके, सरकार को अस्थिर करने की जो उनकी भावना है, वो देश के अंदर जो जनता के सामने जो मैसेज दे रही है और सेना का मनोबल जो कमजोर कर रही है, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह जैसी है। और इसके अंदर राहुल गांधी जी हैं जो 50 साल के छोटे बच्चे हैं, तो उनके बारे में तो मैं ये कहूंगा कि वो इतने उम्र बड़ी हो गई है लेकिन बुद्धि उनकी आज भी छोटी है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा होने के बावजूद भी वो दूसरे देश के साथ खड़े हैं। 1962 के युद्ध के अंदर जैसे वामपंथी चीन के साथ खड़े थे, तो वैसे ही वही भूमिका आज कांग्रेस निभा रही है, चीन के पक्ष के साथ खड़ी है। और जहां उसको खड़ा होना चाहिए भारत के साथ, भारत की सत्ता के साथ, वहीं वो आज खड़ी है चीन के साथ। पूरा विश्व भारत को समर्थन कर रहा है, चीन की आलोचना कर रहा है। भारत की जनता भारत की सरकार के साथ है, विपक्षी जो पार्टियां हैं वो भारत सरकार के साथ है। लेकिन एकमात्र
राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, वो भारत सरकार के खिलाफ है। ये न केवल जी। जनता के साथ द्रोह है, सरकार के साथ द्रोह है, भारत के संविधान के साथ द्रोह है। ये इस पार्टी को जड़ मूल से समाप्त करने का आज समय है। जो हम स्वदेशी जी। की बात करते हैं और हमारे मन में जो स्वदेशी की संकल्पना है, जो परिकल्पना है, मेरे मन में एक अलग परिकल्पना है स्वदेशी को लेकर। क्योंकि जो पार्टी विदेशों से पोषित होती है और विदेशों को समर्थन करती है, जो ऐसे चीन के देश हैं, भारत के जो दुश्मन देश है, उनको सपोर्ट करती है, उनको भी जी। स्वदेशी के माध्यम से उखाड़ के फेंकना चाहिए। तभी भारत आत्मनिर्भर हो पाएगा, समृद्ध और स्वस्थ हो पाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात कही आपने राहुल जी। सुरेंद्र मानव जी को मैं साथ लेना चाहूंगा। सुरेंद्र मानव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से स्वदेशी जागरण मंच और अब हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज साथ मिलकर ये मुहिम चला रहे हैं कि सभी देशवासी जो है स्वदेशी अपनाए, चीनी सामान का बहिष्कार करे, विदेशी भगाए और देश को आत्मनिर्भर बनाए। लेकिन सर, जब भी स्वदेशी अपनाने की बात आती है तो लोगों में कहीं ना कहीं मैं देखता हूं एक जागरूकता की कमी है सर। लोग अभी भी जागरूक नहीं है, उन्हें स्वदेशी के विषय में पता नहीं है। और दूसरी चीज, हमारी जो स्वदेशी, हमारे जो देश के उद्योग धंधे, उनको कहीं ना कहीं सर मार्केटिंग नहीं मिल पाती है, उनको वो प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। तो किस तरीके से सर मतलब कर पाएंगे सर, स्वदेशी को हम लोग स्ट्रांग, इतना मजबूत कैसे बना पाएंगे? जी तीर्थंकर जी, मैं जी। बताना चाहूंगा इसमें कि देखिए, चाइना की जहां तक बात है जी, ये एक सभी बातें लगभग स्पष्ट हो चुकी हैं, सारे जी। विषय आ चुके हैं कि जहां तक सरकारों का हिसाब किताब है, जो जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुबंध होते हैं, सरकार की मजबूरी हो सकती है, मगर आम जनता जी। की कोई मजबूरी नहीं है कि आत्मनिर्भर जी। बनने के लिए हमें अपना संकल्प जी। लेना होगा, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा और उसके निमित्त जी। हमें अपनी दिनचर्या में परिवर्तन ला करके राष्ट्रवाद के जी। तहत हमें अपना जो है काम करना होगा और तभी हम आत्मनिर्भर होंगे। अब देखिए, आत्मनिर्भर होने के लिए जो आवश्यक बातें जी। हैं, हमें संकल्प लेकर के जब हम जी। खड़े होंगे इसके लिए निश्चय करके, जी। तो तभी जी। हम इसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। उसके लाभ जी। नंबर 1, जहां आत्मनिर्भरता के लिए हम अपने जब स्वदेशी मॉडल पे चलेंगे, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, तो हमारे यहाँ का जो छोटा उद्योग करने वाला व्यक्ति है, उसका पोषण होगा, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, जिसका राष्ट्र के निर्माण में सहयोग होगा। दूसरी बात, बेरोजगारी जी। पर अंकुश लगेगा, बेरोजगारी कम होगी जी। क्योंकि हमारे यहीं के व्यक्तियों को उससे रोजगार मिलेगा और जी। आर्थिक स्थिति उसकी भी अच्छी होगी। तीसरी बात, जी। इसके साथ साथ राष्ट्रवाद की भावना के तहत जब हम काम करेंगे, राष्ट्र भावना जी। के साथ हम चलेंगे, तो हम हमारा राष्ट्र प्रबलता के साथ में उन्नति करेगा और विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर होगा। अब मैं आता हूं चाइना विरोध पर। जी। देखिए, चाइना का जब हम बायकॉट करेंगे, तो चाइना का जी। बायकॉट में 2-3 बातें प्रमुख रूप से ध्यान करने वाली है कि चाइना जी। सस्ता आइटम देता है जिससे वो सफलता जी, प्राप्त बिल्कुल। करता है, मगर ध्यान देने योग्य बात है कि सस्ता करने के चक्कर में वो इतनी जी। घटिया प्रोडक्ट मार्केट में उतारता है कि जिससे हमारा वायु पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है, वाटर प्रदूषण होता जी। है और समाज में जो ध्वनि प्रदूषण और हमारा जो मिट्टी खराब, पानी खराब, सब कुछ उससे खराब हो रहा है। दूसरी बात, हमारे यहाँ के उद्योग धंधे उसके आने से सारे खराब हुए, बेरोजगारी बढ़ी। जी। तीसरी बात, हमारा आदमी बेरोजगार होकर के सिर्फ उसका ट्रेडर बन के रह गया और हमारे यहाँ से वो पैसा जो इनकम उसकी आमदनी होती है, उस पैसे का ये ध्यान देने वाली बात है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि वो पैसा हमारे ही विरुद्ध इस्तेमाल होता है। आज ये देखिए, बॉर्डर पर जो स्थिति है वो हमारे विरुद्ध इस्तेमाल हो रहा है। चाइना के बाद आप पाकिस्तान कर लीजिए, पाकिस्तान का पोषण चाइना से हो रहा है, चाइना के अलावा उसको कोई और सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो भी हमारे विरुद्ध जो है इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी बार माओवादी जो ग्रुप हैं, उनका भी पोषण वहीं से हो रहा है। तीसरा और चौथा जो है
जो हमारे यहाँ पर जो जैत में बैठे हुए हैं देश के अंदर, उन सब का पोषण जी। भी वहीं से हो रहा है। माओवादी हो जी। या देश के विरुद्ध बोलने वाले लोग हों, उन सबको जी। भी समय समय पर वहीं से पोषण होता है। तो ये सारी जी। चीजें यदि हमें रोकनी है तो हमें बाइकआउट चाइना करते हुए हमें स्वदेशी मॉडल पर चलना होगा। राष्ट्र को हमें जी। जो उन्नत बनाते हुए हमें जो है आत्मनिर्भर भारत बना करके उस पर चलना होगा। यही हमारा इसमें एकमात्र रास्ता है हमारे सामने। आज जैसे कि अभी माननीय दीपक जी ने सारा कुछ विषय बड़े अच्छे तरीके से बताया है। जी। फिर उसके बाद विकास जी ने बताया है, बलराम पानी जी ने बताया है, हमारे राहुल जी भी जो हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, सबसे युवा है हमारे इस वक्त जो बैठे हैं, मैं उनका भी हौसला अफजाई करते हुए कि बहुत अच्छी बात है की राहुल जी ने। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जी। मेरा नमस्कार। जी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले, क्योंकि समय हमारे पास, समय की सीमा थोड़ी सी कम है हमारे पास, लेकिन जाने से पहले फिर भी दीपक सर, ये जो हम लोग मुहिम अब छेड़ चुके हैं, इस मुहिम को हम चला रहे हैं, स्वदेशी अपनाए विदेशी भगाए, चाइना का बहिष्कार करें, क्योंकि चाइनीज वस्तुओं को खरीदकर जो पैसा आप चीन को दे रहे हैं, वो पैसा हमारे देश के खिलाफ भी चाइना इस्तेमाल कर रहा है। तो किसी भी चाइनीज वस्तु को इस्तेमाल करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि उस पैसे का इस्तेमाल चाइना कहां कर रहा है। उस पैसे का इस्तेमाल चाइना हमारे सेनाओं के खिलाफ कर रहा है, हमारे देश के खिलाफ कर रहा है। तो दीपक सर, जाने से पहले ये जो स्वदेशी अपनाने की मुहिम है, इसके लिए जनता को क्या आप आह्वान करना चाहेंगे सर? मेरा यही आह्वान है, चीन जिस रास्ते पे चल गया है, जी। चीन जिस रास्ते पे जा रहा है, जी। किसी को भी जरूरत नहीं है चीन को गिराने की। चीन जी। स्वयं नष्ट होगा। जी। चीन को अगर हम देखें तो चीन का इंटरनल डेट वो जी। उसके जीडीपी का 283% हो गया है। जी। भारत का वो 130% है अभी। जी। चीन का जितनी अर्थव्यवस्था है, जी। जो भी 10-11 ट्रिलियन डॉलर की, उससे लगभग 3 गुना चीन का अपना आंतरिक कर्ज है। जी। और चीन ने जितना अपने यहाँ फैक्ट्रियां लगा ली हैं, उसकी यहाँ जितने माल उत्पादन करने की क्षमता हो गई है, चीन की फैक्ट्रियां 40% से ज्यादा उत्पादन नहीं कर रही हैं। जी। आप समझ सकते हैं, कोई फैक्ट्री जितनी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अगर वो उतना प्रोडक्शन नहीं करेगी तो वो फैक्ट्री बंद होना तय है। ऊपर से कोरोना के कारण विश्व का उससे मोह भंग हुआ है। वहां से दूसरे दुनिया की कंपनियां छोड़ छोड़ के उसको जा रही हैं। बिल्कुल। अनेक देशों में चीन के माल को खरीदने के प्रति एक वितृष्णा आई है। बिल्कुल। चीन दिवालिया हो रहा है। इस दिवालिया से निकलने के लिए उसने OBOR का जाल बुना। वो 40 साल तक वो चाहता था कि वन बेल्ट वन रोड बनाकर उसका सीमेंट बिके, उसकी स्टील बिके, उसकी सड़क और ये बंदरगाह और रेल बनाने की जो हैवी मशीनरी है वो बिके, तो वो अपने दिवालिये से निकल जाएगा और उसके बाद उसको एक विश्व मार्केट मिल जाएगी 65 देशों की। तो वो OBOR उसका खटाई में पड़ गया है। प्रधानमंत्री जी गए नहीं उसके उद्घाटन पे, क्योंकि वो POK से होके जा रहा है, हमारी भूमि से होके जा रहा है। चीन ने फिर नया जाल बुना RCEP का। 16 देशों को वो फांसना चाह रहा था, बिना टैक्स के उसका माल उन देशों में जाए। प्रधानमंत्री जी ने वहां जाके कह दिया, मुझे गांधी जी का जंतर याद आ गया। तो एक के बाद एक चीन की जो आर्थिक कमर तोड़ी जा रही है, उसी से बौखलाकर ये 15 जून की घटना की है। और इस घटना से हमारा संकल्प कमजोर नहीं होगा। हम निरंतर प्रहार जारी रखेंगे और चीन ढहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। जी, तो एक बार फिर से आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इतना सारा समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, हमारी इस मुहिम से जुड़ने के लिए। मैं दर्शकों को एक बार फिर बोलना चाहूंगा, आपके द्वारा जो भी चीनी सामान खरीदा जा रहा है वो सीधे तौर पर ये ध्यान रखिएगा, चीन उस पैसे से
हमारे खिलाफ ही, हमारी सेना के खिलाफ ही उस पैसे को इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई भी चीनी सामान खरीदने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज और स्वदेशी जागरण मंच की इस मुहिम से आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7303531486 पे व्हाट्सएप कर इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। आप हैशटैग स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ को ट्वीट कर सकते हैं, हमें फेसबुक पर टैग कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस मुहिम से जुड़े और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर हुए। एक बार फिर से देश को स्वदेशी आंदोलन की जरूरत है और सभी देश के नागरिक एकजुट होकर चीन को सबक सिखा देंगे। सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, देर मत कीजिएगा, अभी से हमारी इस मुहिम से जुड़िए और हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7303531486 पर हमारी इस मुहिम से जुड़िए, स्वदेशी अपनाइए, देश को मजबूत बनाइए। ऐसी ही तमाम तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए, हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए और देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज।